इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन एसेसिस टोटल इनकम। आज ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि क्लबिंग की प्रोविजन स्टार्ट कर रहे हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 60 से 65 इन में प्रोविजंस में होती हैं। इसमें ये बोला जाता है कि इंडिविजुअल अगर मान लो कोई हायर टैक्स ब्रैकेट में आता है तो हाँ, कोई भी इंडिविजुअल चाहेगा कि मैं कम से कम टैक्स पे करूँ, तो वो जो अपना टैक्स बर्डन कम करने के लिए वो क्या करता है, अपने स्पाउस के पास, अपने माइनर चाइल्ड के पास या फिर किसी और के नाम पे वो ट्रांसफ़र कर देता है, इनकम ट्रांसफ़र कर देता है। जो सेक्शन 60 है वो क्या कहता है ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। कहता है कोई भी पर्सन अगर ट्रांसफर करता है कोई भी इनकम बिना एसेट को ट्रांसफर करे तो ये जो इनकम है टोटल इनकम ट्रांसफर के हाथ में आएगी। ये इमटेरियल है कि ट्रांसफ़र वेदर रेवोकेबल है या इरेवोकेबल है। अगर आपने बिना ट्रांसफ़र किए हुए कोई भी इनकम को ट्रांसफ़र करा एसेट को तो ट्रांसफर के हैंड में इनकम टैक्सेबल होगी। ठीक है जी, जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखी है, मिस्टर ए कन्फर्म्स द राइट टू रिसीव रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज हाउस प्रॉपर्टी ऑन हिज वाइफ। के वो कहता है कि प्रॉपर्टी मिस्टर ए की है बट वो मिसेस ए के हाथ में उसकी इनकम आनी चाहिए। तो मिसेस ए विदाउट ट्रांसफर, अगर वो हाउस ट्रांसफर ही नहीं कर रहा उसको, तो उसके बावजूद भी मिसेस ए को अगर इनकम जा रही है तो जो इनकम है वो किसकी होगी, मिस्टर ए की। ठीक है जी। इनकम अराइजिंग फ्रॉम रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। कहता कोई भी ऐसी इनकम जो कि रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट से हो रही है तो वो टोटल इनकम ऑफ ट्रांसफरर के हैंड्स में आ जाएगी। रेवोकेबल ट्रांसफर का मतलब है कोई भी ऐसी कंडीशन जो दोबारा से ट्रांसफर कर सकती हो, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, या सारा या कुछ हिस्सा जो एसेट का ट्रांसफरर को वापस में ट्रांसफर करती हो। इट गिव्स इन एनी वे ट्रांसफर, मतलब राइट टू रीअज्यूम द पावर डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओवर द होल ऑफ द पार्ट। मतलब उसके ऊपर पावर, किसी भी एसेट के ऊपर पावर किसके हाथ में आ जाएगी, ट्रांसफर के हाथ में आ जाएगी। दिस क्लबिंग provision will operate even if only the part of the income of the transferred asset had been applied for the benefit of the transferor. Once the transfer is revocable, the entire income from the transferred asset is included. कहता कि अगर एक बार ट्रांसफ़र जो है वो रेवोकेबल ट्रांसफ़र होगी तो सारी की सारी इनकम किसके हाथ में होगी, ट्रांसफरर के हाथ में होगी। एक्सेप्शन, कहता है एक्सेप्शन भी है इसके कुछ। एक्सेप्शन क्या है, कहता है जहाँ पे क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होती इन द केस ऑफ रेवोकेबल ट्रांसफर। सेक्शन 62 बताता है। कहता है सेक्शन 61 कहीं पे भी नहीं लगेगा, इन मतलब यहाँ पे दो केसेस में नहीं लगेगा। ट्रांसफर नॉट रेवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी और द ट्रांसफरी इफ देयर इज द ट्रांसफर ऑफ एसेट विच इज नॉट रेवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफर। कहता कि ट्रांसफरी के हैंड में पूरी लाइफ टाइम ही जो ट्रांसफ़र है वो नहीं मानी जाएगी, मतलब ट्रांसफ़र होगी ही नहीं, मतलब राइट टू टाइटल जो है वो ट्रांसफ़र होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा। वो कहता है कि इफ़ द ट्रांसफर रिसीव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम सच इनकम, सच इनकम इज टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम इवन दो द ट्रांसफर मे नॉट बी रेवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। तो कहता लाइफ टाइम जो है अगर ट्रांसफर जो है रिसीव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट अगर लेता है तो सच इनकम इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ ट्रांसफर इवन दो द ट्रांसफर मे नॉट बी रेवोकेबल ड्यूरिंग द टाइम लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी। कहता अगर पूरी के पूरी लाइफ टाइम ही एसेट जो है वो रेवोकेबल, यानी कि रेवोकेबल है, पूरी लाइफ टाइम ही ट्रांसफरी के हाथ में है, तो वो ट्रांसफरर के हाथ में पैसा टैक्सेबल नहीं हो, ट्रांसफरी के हाथ नहीं हो, तो ये एक्सेप्शन है। उसके बाद ट्रांसफर मेड बिफोर 1 अप्रैल 1961 आर एंड नॉट रेवोकेबल फॉर द पीरियड एक्सीडिंग 6 ईयर्स। कहता कि अगर कोई भी ट्रांसफ़र करी गई है 1 अप्रैल 1961 से पहले और वो रेवोकेबल नहीं है फॉर अ पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 6 ईयर्स, कहता 6 साल से ज़्यादा वो रेवोकेबल नहीं है, यानी कि वो इरेवोकेबल थी 6 साल से ज़्यादा। बोथ द केसेस इन द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफर प्रोवाइडेड, कहता ये ट्रांसफर के हाथ में नहीं होगा प्रोवाइडेड द ट्रांसफर डज नॉट ड्राइव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम द इनकम। कहता ट्रांसफरर को बेनिफिट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद इन द अबव both cases above, as and when the power to revoke the transfer arise, the income arising by the virtue of the transfer will be included in the total income of the transferor। कहता कि वो दोनों ही केसेस में जहाँ पे पावर है रिवोक करने की, ट्रांसफर अराइज होती है, तो इनकम जो है अराइजिंग बाय द वर्च्यू ऑफ सच ट्रांसफर विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफर। कहता अगर रिवोक हो सकती है, यानी कि पावर आ सकती है दोबारा से, अगर थोड़ी देर के बाद ही वो वापस ले सकता है एसेट को, तो वो ट्रांसफरर के हाथ में इनकम हो जाएगी, तो ये एक्सेप्शंस भी खराब हो जाएंगी, यानी कि ट्रांसफरर के ही हाथ में जो है इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। इनकम ऑफ
अदर पर्सन इंक्लूडेबल इन द इंडिविजुअल टोटल इनकम, कहता है किसी और पर्सन की भी इंडिविजुअल की टोटल इनकम में ऐड हो जाएगी। इनकम बाय द वे ऑफ रेम्यूनरेशन फ्रॉम अ कंसर्न इन विच द इंडिविजुअल हैज बीन सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड। कहता है कोई भी ऐसी रेम्यूनरेशन ले रहा है, कोई भी कंसर्न से ले रहा है जहाँ पे इंडिविजुअल का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट था। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब है उसमें होल्डिंग थी, उसकी 20% से ज़्यादा होल्डिंग थी, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंक्लूडेड था। तो इसका सेक्शन 64 में सारा डिस्क्रिप्शन दिया, तो वो भी हम पढ़ेंगे। रेम्यूनरेशन इन कैश और काइंड टू द स्पाउस फ्रॉम अ कंसर्न इन विच द इंडिविजुअल वॉज सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड टू बी क्लब्ड। कहता मान लो कि आपके फादर कहीं पे जॉब कर रहे थे, तो आप तो अभी माइनर हो, ठीक है जी। आपके फादर जहाँ पे जॉब कर रहे थे उसी एंटिटी से आपको इनकम कुछ आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप माइनर हो चाहे आप उनके स्पाउस हो, ठीक है जी। तो अब हुआ क्या कि रेम्यूनरेशन इन कैश और काइंड टू द स्पाउस फ्रॉम अ कंसर्न इन विच इंडिविजुअल हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्टेड। जॉब भी करना एक सब्सटैंशियल इंटरेस्टेड है, अदरवाइज भी कोई भी अगर कोई भी ऐसी चीज़ है, आप चाहे सैलरी ले रहे हो, चाहे कमीशन ले रहे हो, चाहे फीस ले रहे हो, रेम्यूनरेशन ले रहे हो, चाहे वो कैश में है चाहे वो काइंड में है, तो ये भी किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? जो पर्सन इंडिविजुअल है उसके हाथ में टैक्सेबल होगी, स्पाउस के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। सर्कमस्टांसेस व्हेन एन इंडिविजुअल इज डीम्ड टू हैव सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड, कहता बताओ सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड क्या? कंपनी के केस में जहाँ पे इक्विटी शेयर्स में जो वो मतलब इक्विटी शेयर कैरिंग 20% और मोर वोटिंग पावर, होल्डिंग नहीं वोटिंग पावर, ध्यान से वो वर्ड्स का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। कहता 20% ऑफ द वोटिंग पावर आर द बेनिफिशियली ओन्ड बाय सच पर्सन और पार्टली बाय द पर्सन और पार्टली वन और मोर ऑफ हिज रिलेटिव्स। कहता रिलेटिव भी बीच में इंक्लूड होते हैं। मान लो तुम, तुम्हारे भाई, तुम्हारे पापा, तुम्हारे मम्मा, तुम्हारे दादा, तुम्हारे दादी के पास टोटल मिला के 20% ऑफ द वोटिंग पावर है, तो आप सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड माने जाओगे। कंपनी के अलावा इन अदर केसेस इफ सच पर्सन इज एंटाइटल्ड और सच पर्सन एंड वन और मोर ऑफ हिज रिलेटिव्स आर एंटाइटल्ड टू इन एग्रीगेट टू रिसीव 20% और मोर प्रॉफिट ऑफ सच कंसर्न एट द टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कहता कि अगर कोई भी पर्सन जिसको आपने इन एग्रीगेट में प्रॉफिट का 20% से ज़्यादा रिसीव होना था, उसको भी सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड माना जाएगा। रिलेटिव का डेफिनेशन क्या है? रिलेटिव का डेफिनेशन है हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, एनी लीनियन असेंडेड और डिसेंडेड। लीनियन असेंडेड का मतलब जो आपके पोता पोती, डिसेंडेंट का मतलब दादा दादी। उसके बाद क्लबिंग प्रोविजन विल नॉट अप्लाई वेयर द रेम्यूनरेशन इज रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। कहता कि क्लबिंग प्रोविजन वहाँ पे नहीं एप्लीकेबल होगी जहाँ पे आपने कोई भी, अगर पैसा आपके मान लो स्पाउस को मिला बट उनकी टेक्निकल कोई क्वालिफिकेशन या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की वजह से मिला, या उनके अंदर कोई एट्रीब्यूटेबल एप्लीकेशन थी, कुछ स्पेसिफिक करने का कोई टेक्निकल नॉलेज एक्सपीरियंस थी, तो क्लबिंग नहीं होगी, उन्हीं की इनकम होगी, ठीक है जी। बोथ हस्बैंड हैज वाइफ हैव सब्सटैंशियली इंटरेस्ट इन द कंसर्न। कहता कि जहाँ पे वाइफ और हस्बैंड दोनों का ही सब्सटैंशियल इंटरेस्ट था, वहाँ पर भी जो इनकम होगी वो किसके हैंड्स में टैक्सेबल होगी? हुज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग सच इनकम इज हायर, जिसकी दोनों में से ज़्यादा इनकम हायर होगी। Where any such income is once included in the total income of either spouse, the income arising from the succeeding year shall not be included in the total income of other spouse unless असेसिंग ऑफिसर स्टेटस। कहता है एक बरी मान लो किसी भी स्पाउस के, मान लो हस्बैंड के या फिर किसी वाइफ के उसमें इनकम में क्लब होनी शुरू होगी, तो वो लाइफ टाइम के लिए उसी के पास में क्लब होती रहेगी, चाहे वो हायर किसी की भी हो जाए बाद में, बाहर किसी को। पर ये चेंज कब होगी? जब असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड होगा और स्पाउस को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब उसको बोलने का हक होगा कि भाई ऐसा करना ज़रूरी है, ठीक है जी। तो एक इलस्ट्रेशन है मेरे पास, वो सुन लो जरा। कहता कि ए के पास 25% ऑफ द वोटिंग पावर था इन एक्स लिमिटेड, ठीक है जी। मिसेज ए इज ऑल्सो वर्किंग एज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इन एक्स लिमिटेड एट अ सैलरी ऑफ 30,000 पर मंथ। कहता उसी कंपनी में उसकी वाइफ भी 30,000 रुपये महीना ले रही थी। शी इज हाउएवर नॉट क्वालिफाइड फॉर द जॉब, वो क्वालिफाइड नहीं थी। द अदर इनकम ऑफ मिस्टर ए एंड मिसेज ए आर 7 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए एंड मिसेस ए फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। कहता बड़ी सिंपल सी बात है, मिस्टर ए ने 25% वोटिंग पावर होल्ड करके रखे हुए थे, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट था कंपनी में, और वाइफ भी काम कर रही थी, पर उसके पास कोई टेक्निकल और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं था। इसका मतलब क्या है? जो मिसेस ए की इनकम होगी वो भी किसके हाथ में होगी? मिस्टर ए के हाथ में होगी। तो सैलरी जो मिसेज ए ने ली है वो भी पार्ट ऑफ मिस्टर ए बन जाएगा, यानी कि 30,000 इंटू 12 कितने? 3,60,000। और स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है सेक्शन 16 के अंदर 50,000 की, तो 3,10,000 पे वो। और कोई भी अदर इनकम अगर कमा रहे तो 7 लाख। वो टोटल जो है इनकम आपकी 10,10,000 कहाँ पे? मिसेस ए की जो इनकम है वो
मिस्टर ए पे ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है जी। मतलब 7 लाख मिस्टर ए की वैसे इनकम थी, अदर इनकम नहीं होगी, उसी एंटिटी से अगर मिल रही है तो उसके पास क्लब हो जाएगी। विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ मिसेज ए वॉज क्वालिफाइड फॉर द जॉब? येस, हमारा आंसर डिफरेंट हो जाएगा, बिकॉज मिसेज ए अब टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अलग से लेके बैठी है, ठीक है जी। तो इसकी इलस्ट्रेशन बाकी बाद में करेंगे, अब इसके और सेक्शन पढ़ लेते हैं। इनकम अराइजिंग टू द स्पाउस फ्रॉम एन एसेट ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। वो कहता है बिना एडिक्वेट कंसिडरेशन के इनकम जो है, आपने मान लो कोई भी इनकम जो है स्पाउस को दे दी है एसेट से विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। मान लो मेरा घर था 50 लाख रुपए का था, मैंने अपनी स्पाउस को उसको 10 लाख रुपए में दे दिया, तो क्या ये एडिक्वेट कंसिडरेशन है? 50 लाख वाली चीज़ 10 लाख रुपए में दे रहा हूँ, तो दैट इज़ नॉट एन एडिक्वेट कंसिडरेशन। तो जो भी इनकम अराइज होगी उस घर से, वो किसके हैंड में होगी? हस्बैंड के हैंड में होगी, ठीक है जी। ट्रांसफर ऑफ एसेट अदर देन द हाउस प्रॉपर्टी के अलावा, कहता है वेयर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम वन स्पाउस टू अदर अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन और इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफरी, यानी कि स्पाउस को जो मिल रहा है फ्रॉम द ट्रांसफर एसेट इधर डायरेक्टली और शैल बी इंक्लूड इन द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफर स्पाउस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता कि जहाँ पे कोई भी आपने एसेट ट्रांसफर करी है, हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के, हाउस प्रॉपर्टी की एग्जांपल ऑल द मैंने ले ली थी ऊपर, बट हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के कहता एक स्पाउस से दूसरे स्पाउस को ट्रांसफर होने जा रही है, अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन और कनेक्शन, मतलब दूर रहने के लिए। हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है तो कहते हैं दूर दूर हम रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। उस पर्टिकुलर केस में भी उसको ये घर दे दिया या कुछ और भी एसेट कोई भी दे दी, अलग अलग रहने के लिए दे दी, उन दोनों को केसों को छोड़ के सॉरी अदरवाइज देन फॉर एडिकेट कंसिडरेशन। हाँ, अगर उसने एडिकेट कंसिडरेशन के लिए दी, यानी कि 50 लाख का अगर था तो 50 या 50 लाख से ऊपर अगर दे दिए तो भी वो इनकम जो है वो ट्रांसफरी के हाथ में होगी। तो अदरवाइज वो जो ट्रांसफरर के हाथ में होगी जिस स्पाउस ने ट्रांसफ़र करा है, ठीक है जी। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है तो इसके लिए अलग से सेक्शन है। इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी द प्रोविजन आर कंटेन्ड इन सेक्शन 27, वो सेक्शन 27 में प्रोविजन कंटेंट है। इफ़ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर अ हाउस प्रॉपर्टी टू हिज स्पाउस, अगर एक इंडिविजुअल अपनी हाउस प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को ट्रांसफर कर रहा है बिना एडिकेट कंसिडरेशन के, या कोई और कनेक्शन है, मतलब यानी कि अलग रहने के लिए देता है, तो ट्रांसफर शैल बी द डीम ओनर, ठीक है जी। इट्स एनुअल वैल्यू विल बी टैक्स्ड इन हैंड्स ऑफ जो भी ट्रांसफर है। तो हाउस प्रॉपर्टी के केस में भी ऑलमोस्ट वही है, कहता कि अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं दिया, यहाँ पर अलग रहने के लिए दे रहा है तो एक अलग बात है, बट अदरवाइज क्या है, एडिक्वेट कंसिडरेशन दे रहा है। यहाँ पर इन एडिक्वेट कंसिडरेशन में जो आपके इनकम अगर कोई राइज हो रही है हाउस प्रॉपर्टी से, तो वो भी ट्रांसफर के ही हाथ में टैक्सेबल होगी, ठीक है जी। इनकम फ्रॉम एक्रीशन ऑफ ट्रांसफर्ड एसेट, मान लो कोई भी इनकम, कोई भी एसेट ट्रांसफर हो चुकी है, वो ट्रांसफरर के हैंड में नहीं इंक्लूड होगी, ठीक है जी। इज नॉट टू बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ ट्रांसफरर। द इनकम अराइजिंग ऑन ट्रांसफर्ड एसेट अलोन हैव टू बी क्लब्ड। जो भी इनकम जो है ट्रांसफर्ड एसेट हो चुकी है जो ट्रांसफर, हाउएवर इनकम अर्नड बाय इन्वेस्टिंग सच इनकम अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर्ड एसेट कैन नॉट बी क्लब्ड। कहता है ये बात नोट करने वाली है, कहता है इनकम जो भी अराइज हुई है ट्रांसफर्ड एसेट, कहता है अलोन उसको क्लब नहीं करा जा सकता। हाउएवर इनकम अर्नड बाय इन्वेस्टिंग सच इनकम कैन नॉट बी क्लब्ड अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर्ड एसेट। कहता है जो भी इनकम जो इन्वेस्ट कर दी सच इनकम के ऊपर, इन्वेस्टिंग सच इनकम, उस इनकम को अगर इन्वेस्ट कर देता है तो वो क्लब नहीं होगी। यानी कि वो कोई भी इनकम अराइज होने वाली ट्रांसफर्ड एसेट के ऊपर अगर कोई इनकम आ रही है तो उसको अगर इन्वेस्ट कर देता है वो क्लब नहीं होगी। एडिक्वेट कंसिडरेशन का मतलब दे रखा है, ठीक है जी। कोई अगर आपने इट इज़ ऑल्सो नोटेड टू द नेचुरल लव एंड अफेक्शन के कारण अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं लिया तो एक अलग बात है, मतलब उसको एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं मिलेंगे। तो एसेट ट्रांसफर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन वो ट्रांसफ़र के हाथ में ही हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी इनकम कोई भी होगी। ट्रांसफर्ड एसेट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, कोई भी एसेट वो इन्वेस्ट कर दी, वेयर द एसेट ट्रांसफर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एन इंडिविजुअल टू हिज स्पाउस आर इन्वेस्टेड बाय द ट्रांसफर इन द बिजनेस। कहता अगर proportionate income arising from such investment is to be included in the total income of the transfer। कहता proportionate income जो है वो ट्रांसफर होगी। इसमें अब फॉर्मूला लगेगा इसमें, कहता अगर आपने कोई एसेट ट्रांसफर कर दी, चाहे वो डायरेक्टली करी चाहे वो इनडायरेक्टली करी, किसी इंडिविजुअल ने अपने स्पाउस को कर दी और उसको इन्वेस्ट कर दिया ट्रांसफरी ने अपने बिजनेस में, ठीक है जी। तो प्रोपोर्शनेट इनकम जो भी आ रही है सच इन्वेस्टमेंट इज टू बी इंक्लूड इन द टोटल इनकम ऑफ ट्रांसफरर।
ठीक है जी, ट्रांसफर के हाथ में प्रोपोर्शनेट इनकम ही क्लब होगी। इफ द इन्वेस्टमेंट इज इन नेचर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ द कैपिटल, अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल की कंट्रीब्यूशन के लिए है तो प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्लब होगी। अगर कैपिटल दी है उसने ट्रांसफर के लिए तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें क्लब होगी, और अदरवाइज क्या होगी, प्रोपोर्शनेट इनकम जो है वो ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल होगी। सच प्रोपोर्शन हैज़ टू बी कंप्यूटेड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द वैल्यू ऑफ अफोर्सेड इन्वेस्टमेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर टू द टोटल इन्वेस्टमेंट और द बाय द वे ऑफ कैपिटल एज द केस मे बी द ट्रांसफर। कहता है कि फर्स्ट डे जो भी हमारे पास आपके पास इन्वेस्टमेंट थी डिवाइडेड बाय बिजनेस की टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी और कितनी कंट्रीब्यूशन थी उससे हम निकाल लेंगे। तो इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कहता मिस्टर वैभव ने बिजनेस स्टार्ट करा 1 अप्रैल 2018 को विद इन कैपिटल ऑफ 5 लाख। उसको लॉस हुआ एक साल में 2 लाख का। टू ओवरकम द फाइनेंशियल पोजीशन हिज वाइफ मिसेज विशाली अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर गेव अ गिफ्ट ऑफ 5 लाख रुपए। उसने लॉस को कवर करने के लिए 5 लाख रुपए दे दिए विच वॉज इमीडिएटली इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय मिस्टर वैभव। अब उसने प्रॉफिट अर्न कर लिया ड्यूरिंग द ईयर 1920 में। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ द क्लब इन द हैंड्स ऑफ मिसेज विशाली for the assessment year 2021, if Mrs. Vishali give the said amount as a loan, what would be the amount club? वो क्या कह रहा है, कहता हुआ क्या, मिस्टर वैभव ने एक बिजनेस स्टार्ट करा, कैपिटल 5 लाख रुपए लगा के, पहले साल में उसको हो गया 2 लाख रुपए का लॉस। अगले साल में ओवरकम करने के लिए फाइनेंशियल ईयर की बिगनिंग में उसकी वाइफ ने उसको 5 लाख रुपए का एक गिफ्ट दे दिया और उसी साल वैभव ने 4 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। कहता कि क्लब कितनी होगी, तो पहले साल में जो ओपनिंग कैपिटल कितनी रही होगी लॉसेस के बाद, 5 लाख रुपए की कैपिटल, 2 लाख रुपए का नुकसान होगा तो कैपिटल 3 लाख रुपए की रहेगी। अब कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द वे ऑफ गिफ्ट उसकी वाइफ ने, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी, 8 लाख रुपए की होगी। प्रॉफिट कितना हुआ, तो आपका प्रॉफिट हो गया टोटल 4 लाख रुपए का। अब वैभव की कैपिटल कंट्रीब्यूशन मतलब उसके हाथ में कितना टैक्सेबल होगा और वाइफ के हाथ में कितना टैक्सेबल होगा, ये प्रोपोर्शनेट हुआ। कहता टोटल कैपिटल अब कितनी होगी, 8 लाख होगी। 8 में से कैपिटल वैभव की कितनी है, 3 लाख। 5 लाख पहले थी, 2 लाख रुपए का लॉस, तो 3 लाख रह गई थी। और कैपिटल वैशाली की कितनी थी, वो हो चुकी है, वो 5 लाख की है। तो इसका प्रोपोर्शनेट हो जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख, ये वैभव का। 5 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख, ये किसका, वैशाली का। तो 4 लाख रुपए का जो प्रॉफिट था वो 4 लाख इंटू 3 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख, 4 लाख ये जो हो जाएगा ये वैभव का हो जाएगा, यानी कि 1.5 लाख रुपए। 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख, ये वैशाली का हो जाएगा। ठीक है जी। तो देयरफॉर जो इनकम जो क्लब वैशाली के हाथ में होगी वो 2.5 लाख रुपए होगी। तो इन द केस अगर वैशाली जो है 5 लाख रुपए बोनाफाइड देती है तो क्लबिंग प्रोविजन जो है वो अट्रैक्ट नहीं होगी। क्वेश्चन का एक सेकंड एस्पेक्ट भी था, वो कहता है कि अगर मिसेज वैशाली ने उसको लोन के तौर पे दी है, यानी कि वो वापस लेगी, तो ये फिर बोनाफाइड है, बोनाफाइड लोन है, यानी कि उसके बेनिफिट के लिए है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कुछ छुपाव नहीं कर रहे हैं, तो क्लबिंग नहीं होगी। ठीक है जी। तो टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। The provision of 56(2)(10) will not be attracted in the hand of Mr. Vaibhav since he has received a sum money exceeding 50,000 without a consideration from a relative, that is his wife. तो कहता कि गिफ्ट 50,000 रुपये की लिमिट से ज़्यादा है। ठीक है जी। ट्रांसफर ऑफ एसेट फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस। अब स्पाउस के बेनिफिट के लिए अगर आपको कोई भी ट्रांसफर कर दिया एसेट, ऑल इनकम अराइजिंग डायरेक्टली एंड डायरेक्टली टू द पर्सन और एसोसिएटेड टू द पर्सन फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर्ड, जो भी कोई भी इनकम आ रही है ट्रांसफर्ड एसेट के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है जी, किसी भी पर्सन को या एसोसिएशन ऑफ पर्सन को, टू सच पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन बाय एन इंडिविजुअल विदाउट एडिकेट कंसिडरेशन, मान लो वो एडिकेट कंसिडरेशन के लिए वो ट्रांसफर करी गई थी, टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकम इज यूज्ड बाय द ट्रांसफरी फॉर द इमीडिएट और द डेफर्ड बेनिफिट ऑफ द ट्रांसफरर स्पाउस। कहता है कि उसके बेनिफिट के लिए, मान लो स्पाउस के बेनिफिट के लिए अगर ट्रांसफर करी गई है तो वो क्या होगी, वो क्लब हो जाएगी। ऑल इनकम अराइजिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द पर्सन और एसोसिएशन ऑफ द पर्सन फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर डायरेक्टली टू सच पर्सन और एसोसिएशन ऑफ द पर्सन बाय एन इंडिविजुअल विदाउट एडिकेट कंसिडरेशन इज इंक्लूडेबल इन द इनकम ऑफ ट्रांसफरर। यानी कि अगर बेनिफिट ऑफ द स्पाउस के लिए दी गई है तो वो ट्रांसफरर के हैंड में टैक्सेबल होगी। क्लबिंग ऑफ इनकम अराइजिंग टू द सन्स वाइफ, यानी कि बेटे की पत्नी को, यानी कि डॉटर इन लॉ को। इनकम अराइजिंग टू द सन्स वाइफ फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन बाय फादर इन लॉ, तो और मदर इन लॉ, या ससुर जी ने दे दिया या सासू माँ ने अपनी बहू को दे दिया। एसेट ट्रांसफर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, कोई भी अगर
ट्रांसफ़र करी एसेट डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय एन इंडिविजुअल टू हिज और हर सन्स वाइफ विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन के बिना, तो जो इनकम फ्रॉम सच एसेट जो है वो ट्रांसफ़र के हाथ में इंक्लूड होगी। एसेट ट्रांसफर्ड इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, एसेट जो ट्रांसफ़र करी है वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए फॉर द पर्पस विद द एसेट ट्रांसफर डायरेक्टली बाय एन इंडिविजुअल टू हिज और हर सन्स वाइफ, यानी कि अपनी बहू को ही ट्रांसफ़र कर रहा है और वो ही इन्वेस्ट कर रही है बिजनेस में, तो प्रोपोर्शनेट इनकम अराइजिंग फ्रॉम सच इन्वेस्टमेंट इज टू बी क्लब्ड इन द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफर। तो प्रोपोर्शनेट इनकम होगी, जितनी भी इनकम प्रोपोर्शनेट होगी उस इन्वेस्टमेंट से, वो किसके हाथ में चली जाएगी, क्लब हो जाएगी, ट्रांसफरर के हाथ में, यानी कि ससुर जी या सासू माँ के हाथ में। ठीक है जी, तो वो उसी तरह से प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट होगी जिस तरह से ऊपर थी। कहता मिसेस कस्तूरी ट्रांसफर्ड हर इमूवेबल प्रॉपर्टी टू एबीसी एंड कंपनी सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट आउट ऑफ द रेंटेड इनकम अ सम ऑफ 36,000 per annum shall be utilized for the benefit of son's wife. Mrs. Kasturi claimed that the amount of 36,000 should not be included in the total income in her total income as she no longer owned the property. Examine the reason. कहता जो मिसेस कस्तूरी है उसने अपनी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी कंपनी को दे दी, एबीसी कंपनी को दे दी, और उसमें कंडीशन लगा दी कि जो उसमें जो रेंट आएगा वो 36,000 पर एनम जो आएगा वो बेटी को मिलेगा, मतलब अपनी डॉटर इन लॉ को मिलेगा। मिसेस कस्तूरी कहती है कि जो 36,000 उसने दिया वो उसकी इनकम में नहीं आएगा क्योंकि वो प्रॉपर्टी तो ओन करती नहीं है। ठीक है जी, तो अब हुआ क्या, एग्जामिन जो मिसेस कस्तूरी क्या ठीक कह रही है, तो द आंसर इज ये है कि मिसेस जो कस्तूरी है वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 वो ये कहता है कि अगर मैंने कोई भी एसेट ट्रांसफ़र करी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चाहे इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए किसी भी पर्सन को, जिससे कोई भी इनकम आएगी और उसकी जो डेफरमेंट है वो किसको दे दी है, सन की वाइफ को दे दी, यानी कि अपनी बहू को दे दी है, वो इनकम कहाँ पे इंक्लूड होगी, ट्रांसफरर इंडिविजुअल को होगी, यानी कि वो मिसेस कस्तूरी की इनकम में इंक्लूड होगी। ठीक है जी, तो ये क्लब हो जाएगी ट्रांसफर के हैंड में। उसके बाद क्लबिंग ऑफ माइनर इनकम, माइनर की इनकम, ऑल इनकम ऑफ द माइनर इज टू बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ हिज पेरेंट्स। ठीक है जी, अगर कोई भी माइनर 18 सालों से बच्चा अगर कम कमा रहा है तो किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, पेरेंट्स के हाथ में टैक्सेबल होगी। पर अगर यही माइनर अपने किसी मैनुअल वर्क के लिए या अपने कोई स्किल के लिए या टैलेंट के लिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज के लिए, एक्सपीरियंस के लिए अगर कोई अर्निंग कर रहा है तो वो इनकम पेरेंट्स के बीच में इंक्लूड नहीं होगी। तो जो अगर माइनर की इनकम अगर क्लब होगी तो किसके अंडर क्लब होगी, जिसकी जो टोटल इनकम है वो ज़्यादा है। Once the clubbing of minor income is done with that of the one parent, it will continue to be the clubbed with that parent in the subsequent year until AO is satisfied. कहता है कि अगर क्लबिंग जो है वो माइनर की अगर होनी शुरू हो जाएगी तो ये क्लब होती रहेगी उसी पेरेंट के लिए जब तक असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं होता। विद द मैरिज ऑफ द पेरेंट्स डज नॉट सब्सिस्ट, मान लो कोई मैरिज रहती नहीं है, डिवोर्स हो जाता है, तो इनकम ऑफ द माइनर विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ दैट पेरेंट हु मेंटेन सच माइनर चाइल्ड। तो जो बच्चा जिसकी निगरानी के अंदर है तो ये हो जाएगा। हाउएवर द इनकम ऑफ द माइनर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम द डिसेबिलिटी ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 80U शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ द पेरेंट बट शैल बी असेस्ड इन द हैंड्स ऑफ। कहता कोई भी अगर कोई चाइल्ड जो है वो डिसेबिलिटी के कारण कोई इनकम कमा रहा है तो वो किसी पेरेंट्स के बीच में क्लब नहीं होगी, वो उसी जो माइनर चाइल्ड के ही हैंड में इनकम होगी। इट मे बी नोटेड दैट द क्लबिंग प्रोविजन आर अट्रैक्टेड इवन इफ इन द केस ऑफ माइनर मैरिड डॉटर। कहता कि अगर 18 सालों से बच्ची है उसकी भी शादी कर देते हैं, बेचारी को शहीद कर देते हैं, छोटी सी बच्ची को शहीद कर देते हैं, तो वो भी उसके केस में भी अगर कोई भी माइनर चाइल्ड है तो वो भी क्लब हो जाएगी। ठीक है जी, पेरेंट्स के हाथ में ही क्लब होगी। उसके बाद चाइल्ड इन रिलेशन टू द इंडिविजुअल इंक्लूडिंग अ स्टेप चाइल्ड एंड अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ दैट इंडिविजुअल। कहता कि अगर गोद लिया हुआ बच्चा है तो उसकी भी इनकम जो है वो क्लब हो जाएगी। एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लब्ड इनकम, कहता थोड़ी सी रिलैक्सेशन है 1032 में। इन द केस ऑफ एन इंडिविजुअल दैट इज द पेरेंट इंक्लूड द इनकम ऑफ हिज और हर माइनर चाइल्ड in the term section 64(1)(a), such parent shall be entitled to exemption of 1,500 in respect of each minor child. However, the income of any minor includable is less than 15, the entire income shall be exempt. कहता 1500 या 1500 से कम जितनी भी अगर कोई इनकम कमा रहा है तो 1500 तक की रिलैक्सेशन दे रखी है। ठीक है जी, अब जैसे
कहता जैसे कि अब मिस्टर ए जो थी, 3 माइनर चिल्ड्रन थे, 2 ट्विन डॉटर थी और एक बेटा था। इनकम ऑफ ट्विन डॉटर इज 2000 पर एनम ईच and that of son is 1200 per annum. Compute the income in the respect of the minor children to be clubbed in the hands of Mr. A. कहता 2 माइनर गुड़िया थी उनकी, 2 बेटियां थी, तो 2000 इंटू 2 पूरे साल की 4000 होगी, और एग्जाम्पशन कितनी मिल जाएगी 1032 के अंदर 1500 रुपये पर चाइल्ड। तो यानी कि यहाँ पे 2 लड़कियां हैं तो इंटू 2 हो जाएगा, तो यानी कि 3000। अब एक माइनर बच्चा भी है तो उसकी कितनी एग्जाम्प्ट हो जाएगी 1500, ठीक है जी, पर वो उसने कमाई कितने 1200, तो इसकी सारी की सारी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। तो अल्टीमेटली टैक्सेबल कितनी हो जाएगी 1000, सिर्फ 1000 हो जाएगी, ठीक है। ये मैं आपको दे दूंगा ये क्रॉस ट्रांसफर। सुन लो, क्रॉस ट्रांसफर क्या होता है। इन द केस ऑफ क्रॉस ट्रांसफर ऑल्सो, जैसे कि ए मेकिंग गिफ्ट ऑफ 50,000 टू द वाइफ ऑफ हिज ब्रदर फॉर अ परचेज ऑफ हाउस बाय हर एंड साइमल्टेनियसली गिफ्ट बाय बी टू एज माइनर सन ऑफ द शेयर इन द फॉरेन कंपनी वर्थ 50,000 ओन्ड बाय हिम। तो ये देखो कैसे है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है। ए ने गिफ्ट दिया अपनी वाइफ को टू द वाइफ ऑफ हिज ब्रदर। सुनो, कहता ए ने गिफ्ट दिया बी को जो कि उसके ब्रदर की वाइफ थी, और उसने उससे घर खरीदने के लिए दिया, ठीक है जी। उसी साथ के साथ ही जो बी ने यानी कि ए के भाई की वाइफ थी, उसने ए के माइनर सन को वो ट्रांसफ़र, जितनी भी अमाउंट की ट्रांसफ़र थी उसने उसको कंपनी के शेयर दे दिए। तो कहता इसी तरह से उन्होंने इनकम ट्रांसफ़र कर दी, और ये इसको डीम ट्रांसफ़र माना जाएगा। और इतना सर्कुलस वे में उसने ट्रांसफ़र करी कि इस इंस्टेंस केस में ट्रांसफ़र ये मानी गई कि ए एंड बी ने जो पर्सन थे हु आर नॉट देयर स्पाउस, मतलब वो आपस में स्पाउस नहीं थे, ना ही उनके माइनर चाइल्ड थी। तो इस प्रोविज़न के अंदर उन्होंने क्या करने की कोशिश करी है, टैक्स इवेड करनी, यानी कि छुपाने की कोशिश करी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी, कहता कि अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन होगी जो आपस में इंटरलेटेड होगी और इनडायरेक्टली ऐसी ट्रांजैक्शन होगी तो क्लबिंग की इम्प्लीकेशन लगेंगी। अब वो कहता जो हाउस प्रॉपर्टी के लिए 50,000 मिसेस बी को दिए थे, वो मिसेस बी के हाथ में टैक्सेबल होगा अगर कोई भी इनकम आएगी। और अगर कोई भी 50,000 के जो शेयर माइनर के हाथ में दिए थे, ए के बेटे के हाथ में, माइनर के हाथ में, अगर उस पर कोई डिविडेंड मिलता तो ए के हाथ में टैक्सेबल होंगे, ठीक है, ताकि बर्डन ऑफ टैक्स को रिड्यूस, यानी कि इनकम टैक्स को इवेड ना किया जा सके। तो अब ये बात समझ में आई। उसके बाद सेक्शन 64 सबसेक्शन 2 कन्वर्जन ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इनटू प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड बाय फैमिली। इस केस में जहाँ पे इंडिविजुअल जो मेंबर ऑफ एचयूएफ है वो 31 दिसंबर 1969 से पहले अगर कोई भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को एचयूएफ में ट्रांसफ़र करता है, जहाँ पे वो एचयूएफ का मेंबर था, और वो प्रॉपर्टी एक कॉमन स्टॉक ऑफ द फैमिली मेंबर में ट्रांसफ़र करता है, अदरवाइज ट्रांसफ़र सच इंडिविजुअल प्रॉपर्टी डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू द फैमिली, यानी कि एचयूएफ में ट्रांसफ़र करता है, अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन इन, अगर कोई इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है तो जो इनकम उस प्रॉपर्टी की आएगी तो वो इसी इंडिविजुअल की रहेगी, यानी कि ट्रांसफरर की ही रहेगी। Where the converted property has been partitioned, either by the way of total or the partition, where the income derived from such converted property is received by the spouse on partition, will be deemed to thus rise to the spouse from the transferred indirectly by the individual to the spouse. Consequently, the such income shall also be included in the total income of the individual who affected the conversion of such property. कहता है जिसने ये प्रॉपर्टी की कन्वर्जन कराई ऑन पार्टीशन, उसी की इनकम में ये इनकम इंक्लूड हो जाएगी। Where income from the converted property is included in the total income of an individual under section 64(2), it will be included from the total income of the family as the case may be, or the spouse of an individual. कहता है जो भी इनकम कन्वर्टेड प्रॉपर्टी से आई तो जो टोटल इनकम उसकी 64(2) में इनकम में इंक्लूड होगी, इट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ द फैमिली। तो ये फैमिली की टोटल इनकम से हट जाएगी एज द केस में भी, अगर कोई भी स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल है तो उस केस में स्पाउस के पास में टैक्सेबल हो जाएगी, इंडिविजुअल के हाथ में टैक्सेबल होगी। इनकम इंक्लूडेड लॉसेस, इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट एज पर एक्सप्लेनेशन 2 to the section 64, income would include losses. Accordingly, specified income to be included, the total income of the individual is a loss. Such loss will be taken into account while computing the total income of the individual. It is significant to note that this explanation applies to the clubbing provision under both section 64(1), 64(2).
डिस्टिंक्शन बिटवीन 61 एंड 64, ये जो डिस्टिंक्शन है वो वहीं पे अप्लाई होगा जहाँ पे रेवोकेबल है और इरेवोकेबल ट्रांजैक्शन है। तो सेक्शन 61 अप्लाई सिर्फ रेवोकेबल ट्रांसफ़र होगी और सेक्शन 64 वहाँ पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा, चाहे वो रेवोकेबल हो चाहे वो इरेवोकेबल हो। सेक्शन 65, लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ अनदर पर्सन, कहता कि उस पर्सन की क्या लाइबिलिटी होगी जिसकी इनकम ट्रांसफ़र हो रही है। सेक्शन 61 to 64 provide for the clubbing of income of one person in the hands of other income and circumstances specified therein. However, service of notice of demand may be made upon the person to whom such transfer asset is transferred. In the such case, transferee is liable to pay that portion of tax levied on the transferer which is attributable to the income so clubbed. कहता जिसकी इनकम जो क्लब जिसकी एट्रीब्यूटेबल हुई है, इनकम जो क्लब हुई है उसमें इंक्लूड होगा। दोबारा से पढ़ते हैं इसको। सेक्शन 61 से 64 जो क्लबिंग की प्रोविज़न, एक बंदे की इनकम दूसरे बंदे के हाथ में जो टैक्सेबल है, उसके साथ साथ ही अगर कोई भी नोटिस ऑफ डिमांड अगर आता भी है तो जिस पर्सन को भी आता है जिसको अगर कोई ट्रांसफ़र करी गई थी, इन द केस ऑफ ट्रांसफर दैट इज़ ट्रांसफरी, इन सच केस द ट्रांसफरी वो जो जिसके हाथ में पोर्शन जिस पोर्शन के लिए वो लाइबल है, द ट्रांसफरी इज लाइबल टू पे दैट पोर्शन ऑफ टैक्स लेवाइड ऑन द ट्रांसफरर विच इज़ एट्रीब्यूटेबल द इनकम सो क्लब्ड। कहता जो भी इनकम क्लब्ड हुई ट्रांसफरी की तो ट्रांसफरी ही लाइबल रहेगा जिस पोर्शन के ऊपर टैक्स ट्रांसफर ने दिया था। प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल